बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th फेडरल बोर्ड की जो है उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन की सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं उनको आज हमने करना है। बुक जो है वो आप अपनी राइट हैंड साइड के ऊपर देख सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने करने हैं, वन बाय वन हम जो है वो उनको सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे जो है वो अप्लाई हो रहा है और किस तरह हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड दैट कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन। एक वाइब्रेटरी मोशन की मिसाल दीजिए विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। अब आपको बेटा एक बात ये पता होनी चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी वाइब्रेशन के होने के लिए दो कंडीशंस हैं। आप ये कह लें कि एक तो उसकी जो फोर्स होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन, या एक्सेलरेशन जो होगी बेटा वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी मीन पोजीशन के, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन के या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, और जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी फोर्स या एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि जहाँ पे फोर्स या एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, और ये नेगेटिव साइन जो है वो बताता है कि फोर्स या एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अब वो पूछता ये है कि बताइए कोई ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर ये कंडीशंस फॉलो ना होती हों, जिसके अंदर ये कंडीशन जो है फॉलो ना होती हैं। तो वो जब फॉलो नहीं होंगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अब उसकी एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब किसी बॉल को आप जो है वो सर्टेन हाइट से फेंकते हैं, उसको जब फेंका जाता है बेटा, तो वो कह रहा है द इट कीप्स बाउंसिंग अप एंड डाउन, इट्स मोशन इज वाइब्रेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वो क्या है, वो बॉल जो है वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, ऊपर को बाउंस बैक करती है, और वो बाउंस करती है बार बार, रिपीटेड उसका मोशन होता है, ठीक है, वो रिपीटेड अप एंड डाउन मोशन करती है। लेकिन वो जो रिपीटेड अप एंड डाउन मोशन होता है बेटा, वो कहता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है, लेट्स स्टडी द रीज़न। रीज़न के अंदर वो कहता है कि दो केसेस हैं हमारे पास। केस 1 के अंदर व्हेन इट हिट्स द फ्लोर द रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू mg। अब जब बॉल ऊपर से बेटा ड्रॉप की जाती है तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसके अंदर वेट है, वेट उसको कहता है कि नीचे जो है वो तुम नीचे चले जाओ, ठीक है। वो वेट क्या है, वो mg है, और वो कह रहा है कि इस केस के अंदर mg जो है विच इज़ कांस्टेंट, वेट उसका कांस्टेंट है। किसी सर्टेन हाइट के लिए उसकी ग्रेविटेशन g भी कांस्टेंट है और उसका m भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट होगा, तो उसका वेट क्या है, कांस्टेंट है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हमें तो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कांस्टेंट फोर्स नहीं चाहिए, हमें तो वो फोर्स चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, जो कि डिस्प्लेसमेंट बढ़े तो जो जिसके साथ फोर्स भी बढ़ती हो। तो ये पहली कंडीशन ये है कि हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉल की कंडीशन में कांस्टेंट होती है, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर तो कांस्टेंट नहीं होती फोर्स, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है हमारे पास फोर्स भी बढ़ती है। अब सेकंड कंडीशन वो कहता है कि सेकंड केस क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, g है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन a जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी होती है, वहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट है, g इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, ना कि चेंजिंग, इसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे बेटा, ये दो रीजंस हैं, विद दीज टू रीजन यू कैन से दैट कि जो एक बॉल जब बाउंस करती है, जब उसको सर्टेन हाइट से फेंका जाता है, तो वो क्या है, वो जो है वो वाइब्रेटरी मोशन तो करती है, वो अप एंड डाउन रिपीटेड मोशन तो करती है अपने मीन पोजीशन के गिर्द, लेकिन उस केस के अंदर जो है वो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो नहीं करती। आई होप सो आपको जो है वो पहला सवाल जो है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की जानिब। दूसरे सवाल में वो कहता है कि एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ठीक है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन
हाउ कैन यू थ्योरेटिकली एक्सप्लेन दैट। अब आप वो कहता है कि इसको आप थ्योरेटिकली फार्मूला के तहत या इस बात को आप कैसे जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो है वो बात ऐसे असल में सच में ऐसे ही है। अब इसको समझने के लिए आइए हम किसी रफ पेज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। हमारे पास लेट्स से बेटा कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम जो है ये अपनी पोजीशन ओ मीन पोजीशन के अंदर है। मीन पोजीशन वो होती है कि जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स ना एक्ट कर रही हो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है आप याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है मीन पोजीशन के ऊपर। अब आपने क्या किया बेटा, आपने इसको यहाँ से आप इसको बेटा ले गए पोजीशन P के ऊपर, लेट्स से पोजीशन P के ऊपर ले गए एंड दिस P पोजीशन इज द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम का मतलब होता है बेटा इंतहा, ठीक है। अब ये जो इंतहा है ये मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पे आपका जो x होता है वो किसके बराबर होता है, x नॉट के बराबर होता है। x बराबर किसके होता है, x नॉट के बराबर होता है या एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, वो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर होती है वो आपकी मीन वैल्यू होती है। तो ये दो चीज़ें आपको मीन और एक्सट्रीम की तो समझ आ गई। अब वो कहता है कि यहाँ मीन पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या है, वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, नहीं यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे आपकी क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो क्यों ज़ीरो है, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं बेटा। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो उसने एक्सट्रीम पोजीशन के लिए पूछा है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन बताइए कि यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो क्यों है, v हमारे पास ज़ीरो क्यों है और a हमारे पास मैक्सिमम क्यों होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एंड बिकम ज़ीरो। अब क्या होता है बेटा कि आपकी बॉडी जो है जैसे जैसे यहाँ दूर जाती है बेटा, तो दूर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हुए जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचती है तो वो यहाँ पे रुक जाती है। जैसे कि आप एक बॉल को बेटा ऊपर को थ्रो करें तो वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाने के बाद क्या होगा, रुकेगी, रुकने के बाद वो नीचे डाउनवर्ड जो है वो फॉल करेगी, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका पेंडुलम है ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी कम होते होते एक पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ये वहाँ पे रुकेगा थोड़े इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बेटा, और उस रुकने के बाद फिर जो है ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। तो क्या है कि आप ये कहेंगे कि वेलोसिटी फॉर एन इंस्टेंट जो है उसकी कम हो, ज़ीरो हो जाएगी और ये जो है वो रेस्ट के ऊपर आ जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ये रेस्ट पे आ जाता है और रेस्ट के आने के बाद ये जो अपनी डायरेक्शन को फिर से क्या करता है, चेंज करके मीन पोजीशन की तरफ ये चलने लग जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन कैसे मैक्सिमम है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स है। अभी ये नेगेटिव साइन जो है ये बताता है कि मीन पोजीशन की तरफ है। हम अगर डायरेक्शन को ना कंसीडर करें, हम सिर्फ कहें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, तो मैंने अभी बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास x किसके बराबर होगा, x नॉट के, एम्पलीट्यूड के। जब x जो है वो x नॉट के बराबर है जो कि मैक्सिमम है बेटा, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास a भी क्या होगा बेटा, एट एक्सट्रीम पोजीशन a विल बी मैक्सिमम, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो उस वजह से जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये मेरी बात आपको आई होप सो जो है वो समझ आ गई होगी, आपने इस बात को जो है वो कुछ ना कुछ ज़हन नशीं कर लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में वो पूछता है व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को वो कहता है जी क्या होगा ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब सिस्टम कौन सा उसने दे दिया
कि मास स्प्रिंग सिस्टम है आपके पास, और अगर उसके मास को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, उसके मास को डबल कर दिया जाए। अब आपको अब वो कहता है कि इफ द मास इज डबल देन द एक्सेलरेशन विल बी हाफ। एक्सेलरेशन आधी हो जाएगी कि जब मास जो है वो डबल किया जाएगा। अब मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ए की इक्वेशन देखें तो बेटा a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स, ये हमारा रिलेशन था, ठीक है। अब यहां पे अब वो कहता है कि a प्राइम जो है वो हमारी क्या है बेटा, न्यू एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन है। अगर हमारा ये a जो है वो इनिशियल एक्सेलरेशन है और a प्राइम जो है वो फाइनल एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास m प्राइम क्या है, न्यू जो मास था वो उसने कह दिया कि वो डबल था। वो कितना था, इट्स मास इज डबल्ड, वो पहले से क्या कर दिया गया बेटा, 2 गुना कर दिया। अगर m जो है वो हमारे पास इनिशियल मास था, तो वो जो उसका न्यू मास आया बेटा वो क्या आ गया, m प्राइम आ गया। तो अब हम a प्राइम को फाइंड आउट करेंगे, तो a प्राइम हमारे पास बराबर होगा बेटा माइनस के ओवर m प्राइम ओवर x। यहाँ पे माइनस के ओवर 2m आ जाएगा बेटा। m प्राइम किसके बराबर है, 2m के बराबर है, ये इक्वेशन ऊपर बता रही है। तो इसको पुट करेंगे, साथ x लगा देंगे, तो a आ जाएगा a प्राइम। यहाँ से a प्राइम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2, ये बाकी सारा k ओवर m x, ये k ओवर m x किसके बराबर है बेटा, a प्राइम के बराबर है। यहाँ पे माइनस भी आप लिख दें तो माइनस के ओवर m x जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो a किसके बराबर आ जाएगा, a प्राइम विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ a। तो ये इक्वेशन क्या बताती है बेटा कि जब मास जो है वो डबल कर दिया जाएगा तो पहली वाली एक्सेलरेशन से हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन क्या आएगी, हाफ आएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो इक्वेशन को मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव करके दे दिया, और आपने ये मैथमेटिकल प्रूव भी करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, इट हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ t। इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा, t है। व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड को क्या होगा इफ द थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ। अगर उसकी जो लेंथ है बेटा, धागे की जो लेंथ है उसको आधा कर दिया जाए। if we reduce the length of the string by half, then the time period will be reduced by √2 factor, ठीक है। पहले वाले टाइम पीरियड से √2 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। ये t जो है, अब ये कैसे होगा मैथमेटिकली, मैं आपको करके देता हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लें मैथमेटिकली, ठीक है, आप वो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। अब t इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई √L ओवर g। टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का क्या है, L ओवर g हो गया। अब अगर हमारे पास बेटा ये इनिशियल टाइम पीरियड है, दिस इज इनिशियल टाइम पीरियड, ठीक है। और अगर t प्राइम जो है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, फाइनल टाइम पीरियड, या आप कह लें न्यू टाइम पीरियड है बेटा, जो L प्राइम के साथ है, जिसमें लेंथ जो है वो क्या है, नई वाली लेंथ जो है उसने बताई है वो वाली है। और वो नई लेंथ कितनी उसने बताई है, वो उसने बताई है कि L प्राइम जो है, एक मिनट, स्क्वायर जो है वो नहीं आना था। अब ये जो L प्राइम है ये किसके बराबर है, 1/2 हाफ ऑफ द न्यू लेंथ बेटा, हाफ ऑफ द न्यू लेंथ, या आपकी कह लें L/2 के बराबर है। तो ये L/2 जो है वो हम यहाँ L प्राइम की जगह पुट कर देंगे, तो t प्राइम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, t प्राइम विल बी इक्वल्स टू 2 पाई √L/2 g। और इस t प्राइम को अगर आप बेटा सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पे, तो ये 2 पाई, ठीक है, और ओवर √2, ये √2 जो है ना मैंने बाहर निकाल लिया इससे, √2 और L ओवर g। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं अगर सेपरेट करूँ तो t प्राइम मेरे पास बराबर आएगा बेटा 1 ओवर √2 इंटू
2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। ये जो टर्म है बेटा, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टी प्राइम विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 2, और ये किसके बराबर है? इक्वेशन 1 के तहत बेटा टी के बराबर है। तो इनिशियल टाइम पीरियड का 1 बाई अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो नया टाइम पीरियड आया है। इसका मतलब ये है कि अगर थ्रेड की जो लेंथ है वो आप क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। और अगर इसको आप 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स को करें बेटा, तो ये आपके पास आई थिंक सो जो है वो लेट मी चेक व्हाट द वैल्यू इज़, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो 0.707, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? इट विल बी रिड्यूस्ड 0.707 टी, ठीक है। तो आपका जो टाइम पीरियड आ गया बेटा वो इतना आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन आ गई है इस क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो आप इसकी इस तरह से करके बताएंगे, ठीक है। ये आप करेंगे बेटा, यू हैव टू मैनेज। ये थोड़े से स्टेप आप कम भी कर सकते हैं, आप अपनी ई शीट के मुताबिक जो है इन स्टेप्स को कम कर सकते हैं। मैंने क्योंकि आपको समझाना है और समझाने के लिए मैं स्टेप जो है वो स्किप नहीं कर सकता, इसलिए आपने जो है वो जो आपको स्टेप थोड़ा सा लगे, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेप जो है वो आप शॉर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। Will its time period remain same or change if the steel bob is replaced by wooden bob? अब बॉब क्या होता है बेटा? अब ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम के नीचे ये जो गोल सा ये जो आप कह लें मैस होता है ना, हैंगिंग मैस होता है, ये इस मैस को बॉब कहते हैं। इस मैस को क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर से फिक्स होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर इस बॉब को जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकेंड है, यानी कि ये अपना एक साइकिल जो है वो एक जो वाइब्रेशन है वो 4 सेकेंड में करता है। अगर ये बॉब पहले स्टील का है और इस स्टील की जगह हम लकड़ी का बॉब लगा दें, ठीक है, तो क्या टाइम पीरियड में फ़र्क आएगा? तो जवाब है बेटा कि टाइम पीरियड के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। अगर हम टाइम पीरियड को देखें बेटा, तो टाइम पीरियड 2 पाई, यहाँ पे टी जो है वो 2 पाई है, साथ एल है और नीचे जी है। अगर 2 पाई को देखा जाए तो 2 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 पाई को देखा जाए तो 2 भी एक कांस्टेंट और पाई भी एक कांस्टेंट, ये एक नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म है। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा टाइम पीरियड किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि ज़्यादा मैस हो या कम मैस हो बेटा, तो कम या ज़्यादा मैस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैस का इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरह लकड़ी का हो, लोहे का हो, सिल्वर का हो, स्टील का हो, बॉब का किसी भी मटेरियल के होने से डिपेंडेंस नहीं है। सो दिस शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मैस। सो व्हाटएवर ऑफ द मैस बॉब विल रिमेन्स द सेम, द टाइम पीरियड ऑफ द बॉब विल रिमेन सेम, और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा ये लिखा हुआ है, आप इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है सेम मैसेज आर अटैच्ड टू डिफरेंट स्प्रिंग। अब एक जैसे ही मैथ वो कहता है कि डिफरेंट स्प्रिंग्स के साथ अटैच किया गया है। वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर वाई, एक जो है उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसका आप ये कह लें टाइम पीरियड ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, टाइम पीरियड कम है, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है। तो वो फ्रीक्वेंसी क्यों ज़्यादा है, वो वाइब्रेशन जल्दी क्यों कर रहा है बेटा, उसके नंबर ऑफ साइकिल जो हैं वो कम टाइम में ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? अब वो कहता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द डिफरेंट स्प्रिंग्स। इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द मास विद स्मॉलर स्प्रिंग with smaller spring constant it will have greater frequency। मैं इस बात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इस लफ्ज़ में क्या लिखा हुआ है। अब स्प्रिंग जो है वो डिफरेंट है बेटा, मास दोनों कह रहा है mm है, मास दोनों हमारे पास सेम मैसेज हैं, ठीक है, मैसेज क्या है, दोनों m है।
अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास बराबर होती है 1/2 पाई अंडर रूट k/m, अंडर रूट k/m। ये हमारे पास जो है बेटा इसका क्या है, फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पे 2 पाई भी कांस्टेंट है और मास भी सेम है, यानी कि मास भी कांस्टेंट है, मास भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई और मास जो है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। गिवन उसने बता दिया कि मास चेंज नहीं हो रहा, सेम मास है, क्वेश्चन में बता दिया। तो फ्रीक्वेंसी बेटा अगर आप देखें यहाँ पे तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट के। अंडर रूट के की क्या आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रही है। अब जिस स्प्रिंग कांस्टेंट की के की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि जो स्टिफ स्प्रिंग होगा, सख्त स्प्रिंग होगा, उसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि के जो है वो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को बताता है। तो जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी जो है वो क्या होगी? उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, वो वाइब्रेट फास्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये जो हो रही है, ये जो वाइब्रेशन फास्ट हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स, डिफरेंट स्प्रिंग्स विद डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब मास, जिस मास की जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट ग्रेटर है, उसका क्या है बेटा? उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द मास विद स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। जिसका जो है वो मास जो है वो जिस मास के स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है बेटा, वो ज्यादा जो है वो वाइब्रेशंस करेगा, ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गई होगी कि जो स्प्रिंग जो है वो सख्त होगा बेटा, यहाँ पे वो उसकी के की वैल्यू ज़्यादा है और वो वाइब्रेशन भी ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू दैट स्प्रिंग जो कि सॉफ्ट है, जो क्या है बेटा? सॉफ्ट है, क्योंकि सॉफ्ट स्प्रिंग की के की वैल्यू कम होती है और हार्ड स्प्रिंग की ज़्यादा होती है। अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड टी इन मरी। मरी के अंदर जो है उसका टाइम पीरियड टी है और कराची के अंदर जो है वो इट हैज़ डिफरेंट टाइम पीरियड। व्हाट वुड यू थिंक इट्स टाइम पीरियड सेम एज इट वाज इन मरी? अब वो कहता है कि क्या आपका ख्याल है कि कैसे जो है वो उसका टाइम पीरियड सेम होगा कि वो मरी में ही हो, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को हम देखें तो बेटा इस सवाल के अंदर जो है वो ग्रेविटेशन, सबसे पहले तो टी का फॉर्मूला देखें। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, जैसे पहले बताया मैंने। तो टी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? एक टी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा टी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बेटा जी कम होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी जो है वो उसकी वैल्यू मरी पे कम होगी, यानी कि मरी में जी की वैल्यू कम होने से टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। इसीलिए मरी और कराची के अंदर जो है, कराची सी लेवल पे है, वहाँ पे जो है वो टी जो है वो जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, जिस वजह से उधर टाइम पीरियड कम होगा। तो इसलिए क्या है, दोनों के ऊपर क्या है बेटा, जी की वैल्यू मुख्तलिफ होने से कराची और मरी के अंदर जो है वो क्या है, टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ आती है। बोथ प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइम पीरियड ड्यू टू द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ये कह रहा है कि दोनों के ऊपर जो है वो क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ जी मुख्तलिफ है। वी कैन नॉट चेंज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मरी या कराची की चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन एक और फैक्टर है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, हम लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मरी के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, कि वो कह रहा है कि मरी के अंदर क्या है, जी कम है, जी कम है हमारा। तो जी जब कम है तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम एल को भी कम कर देंगे, हम लेंथ को क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास बेटा मरी के अंदर जो है वो कितनी है बेटा, आप कह लें कि हाफ है। जी कितनी है, हाफ है। तो हम उसको क्या कर देंगे बेटा, आप ये कह लें उसको भी हाफ कर देंगे। टी इक्वल्स टू आप ये कह लें 2 पाई अंडर रूट, हाफ को मैं लिखता हूँ बेटा 0.5 जी, ठीक है।
ये पहले वाले से 0.5 है, तो मैं ऊपर वाले को भी हाफ कर दूं, अगर 0.5 जी एल कर दूं तो 0.5 से कट के वही आंसर नहीं आ जाएगा वापस जो पहले बेटा हमारे पास मरी का था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट चेंज द जी बेटा, हम जी की वैल्यू को चेंज, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लेंथ को चेंज कर सकते हैं, और लेंथ को जो है वो हम क्या करेंगे, कम करने के साथ हम जो है वो क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को दोबारा से जो है वो कम कर सकते हैं। तो यही वजह है कि बेटा वो कह रहा है वी कैन चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू मेक द सेम टाइम पीरियड एज इन मरी। ठीक है, तो मरी के अंदर जो है वो टाइम पीरियड को एडजस्ट करने के लिए हम जो है वो स्प्रिंग की जो है वो जो पेंडुलम है हमारे पास बेटा, उसकी लेंथ जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आई होप सो बेटा ये भी आपको सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो कहते हैं व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन अ रिपल टैंक इफ द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर इज डिक्रीज्ड। अब रिपल टैंक हमारे पास क्या होता है बेटा, एक टैंक होता है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को देखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक वाइब्रेटर होता है बेटा, एक ऑसिलेटर जो है वो लगा होता है। उस वाइब्रेटर या ऑसिलेटर का काम होता है कि वाइब्रेट करके वेव्स को जनरेट करना। अब वो कहता है कि अगर उसके टाइम पीरियड को हम कम कर दें तो क्या होगा उसकी वेव स्पीड को और उसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या होगा और उसकी टाइम पीरियड को क्या होगा अगर हम जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेव स्पीड को क्या होगा अगर हम उसका टाइम पीरियड कम करते हैं। हमें पता है बेटा कि टाइम पीरियड इज, यहाँ पे ना ये टी नहीं आता, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, यू से दैट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टी इज 1/f। अब ये रेसिप्रोकल है तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, टी जो है वो हमने कम कर दिया, तो टी कम करने से हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, टी कम करना है, डिक्रीज करना है, तो बाय डिक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ओके, फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट बाय डिक्रीजिंग द time period the frequency will be increased because as the time period is the reciprocal of the frequency। अब नेक्स्ट हमारे पास वेव इक्वेशन है बेटा। वेव इक्वेशन क्या है, v is equals to f lambda by using वेव इक्वेशन। अब हमें पता है बेटा कि लैम्डा कांस्टेंट है तो v is directly proportion to f। टाइम पीरियड कम करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारे पास वेव स्पीड भी बढ़ेगी। सो बाय डिक्रीजिंग द टाइम पीरियड द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज विच विल इंक्रीज द वेव स्पीड। ठीक है, टाइम पीरियड कम करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऊपर हमने अभी पढ़ा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमारे पास वेव स्पीड जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट। वाटर वेव जो है वो रिफ्रैक्ट क्यों करती हैं बेटा जब वो शैलो वाटर से डीप वाटर के अंदर जाती हैं। ठीक है, अब याद रखिए बेटा कि ये डीप वाटर है, ठीक है, और डीप वाटर से जो है वो क्या है, शैलो वाटर की तरफ, शैलो टू डीप वाटर जा रहे हैं। ठीक है, शैलो से डीप वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो आपकी जो वेव है वो मूव करेंगी। अब ये होता क्यों है बेटा, ये डिफरेंस इन वेलोसिटीज की वजह से होता है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं बेटा तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेटा, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर वेलोसिटीज, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटीज बेटा। अब मिसाल मैं आपको ये देता हूँ बेटा, मिसाल ऐसे दी जाती है कि अगर बेटा कुछ लोग फौजी लोग जा रहे हैं यूँ, ठीक है, ये आप कह लें 1 2 3 4 5 जो हैं वो फौजी जा रहे हैं, 5 दोस्त जा रहे हैं, चलें फौजी नहीं कहते दोस्त कह लेते हैं, 5 दोस्त जा रहे हैं बेटा, और यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है वो रेत पड़ी है, सैंड है, यहाँ पे क्या है, सैंड है बेटा। अब ये दोस्त जा रहे हैं बेटा, ये इस तरह जा रहे हैं। अब ये साथ साथ जा रहे थे, ये दोस्त जो है बेटा, ये जो 1 वाला है ये सबसे पहले रेत में घुस जाएगा, ये इन सब से रेत में जाएगा, पहले जो है इसका कदम पड़ेगा। जब इसका कदम रेत में पहले पड़ेगा बेटा तो ये स्लो हो जाएगा, और रेत में इंसान की स्पीड स्लो हो जाती है, धस जाते हैं ना पाँव, तो ये स्लो हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो क्या होंगे बेटा, ये तेज हो जाएंगे, ये थोड़े से इससे आगे निकल जाएंगे, ये थोड़े से इससे आगे निकल जाएंगे, ये पीछे होगा, ये बाद में जो है वो बेटा आगे होंगे, इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह ये दूर है, ये और आगे हो जाएगा, ये और आगे हो जाएगा, ये और आगे हो जाएगा। इस तरह क्या होगा बेटा, हमारी जो वेव है बेटा आप कह लें कि वो इस तरह से रिफ्रैक्ट कर जाएगी।
हमारी वेव जो है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटा, अवे जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, द वेव लेंथ इज लेस, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज ऑल्सो लोअर। अब क्या है बेटा कि हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। यहाँ पे याद रखें बेटा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी रिपल टैंक में, या जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब क्या होता है बेटा, जो वेलोसिटी है बेटा वो कम हो जाती है जब डीप से आप कह लें शैलो से डीप में जाते हैं, तो फिर जो है वो वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से आपके पास लेमडा वेव लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। यही वजह है कि बेटा आपकी जो वेव्स हैं वो जब डीप में जाएंगी तो वो बड़ी बड़ी वेव्स हो जाएंगी। जितना डीप पानी होगा उतनी बड़ी वेव्स होंगी, और जितना शैलो वाटर होगा वहाँ पे जो है वो वेव्स जो हैं वो स्मॉल होंगी, आपकी वेव्स जो हैं वो स्मॉल होंगी। वो कह रहे हैं द वेवलेंथ इज लेस एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज लोअर इन द शैलो वाटर। ठीक है, देन द डीप वाटर के अंदर वेवलेंथ और वेलोसिटी तेज़ होगी। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, और चेंज इन वेलोसिटीज़ की वजह से क्या होता है बेटा, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है समझने के लिए कि रेत के अंदर जैसे जो है वो चार दोस्त जा रहे हैं, तो जैसे ही पहले का रेत के अंदर जो है वो कदम आएगा बेटा, तो अभी ये तो पक्की सड़क पे जा रहे हैं ना, ये तेज़ होंगे, ये आगे निकल जाएंगे, ये रेत वाला बेचारा आहिस्ता हो जाएगा। तो करते करते क्या होंगे बेटा, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएंगे अपनी ज़्यादा स्पीड की वजह से, ये रेत में होने की वजह से कम डिस्टेंस कवर करेगा, जिस वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप कभी बाइक के ऊपर भी जा रहे हो ना बेटा, तो कभी आप बाइक के ऊपर जाते जाते आगे से रेत आ जाए रोड के ऊपर, तो आप कभी भी सीधे नहीं जा सकते, आपका जो एकदम से स्पीड कम होती है और आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कहता है डायफ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द साइज ऑफ द ओपनिंग इज लेस देन और इक्वल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ। वो सवाल ये कहता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिस कंडीशन के अंदर जो डायफ्रैक्शन है हमारी वो वाजे होती है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, तो ये जो बेटा फासला है दो क्रस्ट के दरमियान बेटा, आप ये कह लें कि दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है बेटा, दो वेव फ्रंट्स के जो दरमियान फासला है बेटा, ये लेमडा कहलाता है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा, लेट्स से ये y है, ये y डिस्टेंस है। अगर आपका बेटा ये जो लेमडा है, ये जो वेवलेंथ है बेटा, दिस वेवलेंथ इज इक्वल्स टू दिस y, इस गैप के फासले के बराबर है बेटा, तो आप या इससे क्या है बेटा ज़्यादा है। ठीक है, वो कहता है इफ़ द साइज ऑफ ओपनिंग इज लेस, ये जो साइज है ये वेवलेंथ से कम होगा या वेवलेंथ के बराबर होगा, तो तब आपके पास जो डायफ्रैक्शन है बेटा वो सबसे ग्रेटेस्ट होंगी, या आप कह लें वाज़े डायफ्रैक्शन आपको नज़र आएंगी। अगर क्या होगा बेटा, गैप बहुत बड़ा होगा, ये अपर्चर या ओपनिंग जो है वो बहुत बड़ी होगी बेटा, और वेवलेंथ छोटी होगी, तो तब जो है वो हमें इतनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बेटा। मैंने अपना नीचे नंबर भी दिया हुआ है बेटा, अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं क्लासेस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द 9th-10th क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी मैं अभी जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। If you want to join my online classes, you can contact me there. If you have any queries and questions, beta, you can ask me in the comment section. So, आज के लिए इतना ही. Take care of yourself. अस्सलाम वालेकुम बेटा.